नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 9 अगस्त 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट रूबू जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानने वाले जो आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्रथम शिफ्ट के ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर एक तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकंड, यहाँ पर आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। यदि यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से भी जो एग्जाम में आपको पैटर्न देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से आप पर आप सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस है वो एक ही पास के अंतर्गत कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो आज आपकी 9 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट जो कंडक्ट हुई है 9 से 10 AM वाली, तो इसमें पूछे गए सारे जीके के सवाल। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल, मई 2020 में किस केंद्रीय मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पदभार दिया गया था? तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको मिला है WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पद है ये डॉक्टर हर्षवर्धन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। अगला सवाल, ओलंपिक में भाग लेने वाली पाकिस्तान की पहली महिला पूछा है। भारत का पूछ के पाकिस्तान का ही पूछ लिया है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पाकिस्तान की प्रथम महिला कौन है। भाग लिया है, अभी तक किसी भी पाकिस्तानी महिला ने कोई भी मेडल नहीं जीता है ओलंपिक में, से केवल यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो शबना अख्तर इनका नाम है। 1996 के ओलंपिक में लॉन्ग जंप में ये वुमन कैटेगरी में पाकिस्तान में भाग लेने वाली प्रथम महिला हो जाएगी ओलंपिक खेलों में। पाकिस्तान में कोई भी महिला खिलाड़ी अब तक मेडल नहीं जीती है। पाकिस्तान ने पहली बार 1948 में लंदन ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, सबसे पहले 1948 में भाग लिया है आज़ाद होने के बाद कह सकते हो। पाकिस्तान के ओलंपिक में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 कांस्य पदक हैं। इंडियन ओलंपिक से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट का वीडियो है, अभी 2 दिन पहले ही डाला है, और टोक्यो ओलंपिक के सभी फैक्ट का वीडियो भी डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हो। तो पाकिस्तान के फर्स्ट मेडल जीता था वो फील्ड हॉकी में, सिल्वर मेडल आया था 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में। 2020 टोक्यो ओलंपिक में वैसे पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन मेडल है वो कोई भी नहीं जीत सका यहाँ पर। तो ये पाकिस्तान के कुछ बेसिक ओलंपिक से संबंधित डाटा है। बाकी टोक्यो ओलंपिक 2020 जैसे कि 8 अगस्त को इसका समापन हुआ है। तो जो टॉप किया है 5 देशों की लिस्ट में, टॉप है यूनाइटेड स्टेट ने, टोटल 113 मेडल जीते हैं, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल, 113 मेडल है यूएस के। चाइना के टोटल 88 मेडल के साथ सेकंड पोजीशन पर है, और जापान थर्ड है। चौथे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा है। आरओसी डोपिंग के कारण रूस का नाम आरओसी है, रशियन ओलंपिक कमेटी, जिसके टोटल 71 मेडल है, 20 गोल्ड है इसमें से। भारत की रैंक आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, 48वीं रैंक रही है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जिसमें एक आपका गोल्ड मेडल आया है नीरज चोपड़ा का, एथलेटिक्स का जो प्रथम गोल्ड है। 2 सिल्वर मेडल आए हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 7 मेडल है वो इंडिया की। अगला सवाल देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की शुरुआत जो 2020 में हुई है वो किस दिन को मनाने की? ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में इंटरनेशनल टी डे है, ये 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय टी डे यानी चाय दिवस के रूप में। संथाल या फिर जिसे हूल विद्रोह भी कह सकते हो, तो संथाल विद्रोह है ये कब हुआ था? तो 1855 को हुआ था संथाल या हूल विद्रोह है। इसकी शुरुआत हुई थी 30 जून, याद रखिएगा, संथाल विद्रोह 1855 में। कब? 1855 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो 4 भाई जिनका नाम है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। एग्जाम में आ जाता है किन्होंने नहीं किया है, तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, याद रखिएगा, इन्होंने संथाल या फिर हूल विद्रोह का नेतृत्व किया है। इसे पहाड़िया या फिर कह सकते हो पहाड़िया झगड़ा भी कहते हैं। पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया झगड़ा भी संथाल विद्रोह को कहा जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जन संग्राम था ये, जो स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में ये संथाल या फिर हूल विद्रोह हुआ था। बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आ सकता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की जो करेंसी है वो क्यात है। क्या है दोस्तों? म्यांमार की मुद्रा है क्यात और राजधानी है नेपिडो है।
इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो कंप्यूटर की जो रैम है, रोम है, ये प्राइमरी स्टोरेज है। सेकेंडरी में आपके सीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप वगैरह आ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट मैच में जो डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है हसन रज्जा, इनका नाम है। ये पाकिस्तान के 14 वर्ष 227 दिन में इन्होंने टेस्ट मैच में डेब्यू किया है। बात करूँ ओडीआई में भी डेब्यू करने वाले जो सबसे युवा खिलाड़ी हैं वो हो जाएंगे हसन रज्जा हैं। इन्होंने ओडीआई में डेब्यू किया था 14 वर्ष 233 दिन में, और जो टेस्ट में डेब्यू किया है 14 वर्ष 227 दिन में। तो यही सबसे युवा है वनडे और टेस्ट दोनों के ही केस में। वैसे आईसीसी की पॉलिसी कहती है कि 15 वर्ष से कम आयु का कोई भी खिलाड़ी है वो नहीं खेल सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन यहाँ पर परमिशन ले जा सकती हैं। जो भी जिस भी देश का बोर्ड रहता है क्रिकेट का, वो स्पेशल परमिशन लेकर ये खिला सकते हैं। तो ये 14 वर्ष 227 दिन में डेब्यू किया था हसन रज्जा ने। बात करूँ भारत के सबसे युवा खिलाड़ी जो टेस्ट मैच में डेब्यू किया था, सचिन तेंदुलकर देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण या फिर डेब्यू किया है। वैसे सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा रन भी हैं, 15,921 रन इनके टेस्ट में है, 18,426 रन इनके ओडीआई में है। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले ये तो आपके ऊपर तो था, सबसे युवा कौन है? और अब देख लेते हैं सबसे ओल्डेस्ट बुजुर्ग खिलाड़ी कौन है टेस्ट मैच खेला है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट की बात हो रही है। तो डब्ल्यू रोहडस हैं, ये ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हो जाएंगे। 52 वर्ष 165 वर्ष की आयु में इंग्लैंड की तरफ से ये खेले थे, 1930 की बात है। रोहडस इनका नाम है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी मैंने बताया हसन रज्जा है। T20 खेलने वाले सबसे युवा हैं वो देख सकते हो गैरशम है, 14 वर्ष 16 दिन की आयु में। अगला सवाल यहाँ पर सफ़ेद कोहो पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? सफ़ेद कोहो है, इसका अन्य नाम स्पिनगर है, पश्तो में से स्पिनगर बोला जाता है। ये अफगानिस्तान की माउंटेन रेंज है, सफ़ेद कोहो इसका नाम है। 19वीं सदी तक इसे हिंदुस्तानी पर्वत भी कहा जाता था। अब देखिए एग्जाम में टीसीएस कंपनी के द्वारा एक पूछा हुआ सवाल है कि हिंदू कुश जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो दोस्तों हो जाएगी त्रिचमिर है, जो कि पाकिस्तान में है। तो हिंदू कुश की ये सबसे ऊंची चोटी है, त्रिचमिर है। ये पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश है 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान में फैली हुई है। आपको सफ़ेद कोह का पूछा जो अफगानिस्तान में है। अगला सवाल देखिएगा, कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय बॉक्सर कौन है? तो गोल्ड मेडल जीता है कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में। टोटल 3 भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वो कौन है? अमित पंघाल, मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर हैं। आपको स्पेशली 57 किलोग्राम भार वर्ग में पूछा है, तो 57 किलोग्राम याद रखिएगा मनीषा मौन ने जीता है। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे यदि उनको पता है कि इन तीनों ने गोल्ड जीता, लेकिन स्पेशली 57 किलोग्राम कौन सा खिलाड़ी किस वेट कैटेगरी से गोल्ड मेडल जीता है वो भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी अंदर से यहाँ पर पूछा गया है। तो 52 किग्रा का पूछ ले तो अमित पंघाल हैं, मनीषा मौन 57 किलोग्राम, सिमरनजीत कौर हैं 60 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीते हैं। रजत पदक जीते हैं 2 खिलाड़ियों ने, साक्षी चौधरी हैं 57 किलोग्राम, सतीश कुमार हैं 91 किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं। और कांस्य पदक जीते हैं ये सोनिया लाठेर, पूजा रानी, गौरव सोलंकी और मोहम्मद हुशामुद्दीन, 4 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक हैं। इस प्रकार भारत के टोटल 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे स्थान पर रहा था भारत कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में। प्रथम स्थान पर जर्मनी रहा है, ये हुए हैं कोलोन जर्मनी में। और जो यूरोपियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन है EUBC के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक्स हो जाएगी दोस्तों इश्तियाक अहमद की, ठीक है। जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक, इन्होंने ये प्रकाशन हुआ बुक्स का 11 सितंबर 2020 को। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर माने जाते हैं। पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित दर्रा कौन सा है? तो 3 प्रमुख दर्रे हैं पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन आपके बनिहाल था तो ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी रोहतांग पास भी इसमें आ जाता है, बनिहाल है, पीर पंजाल दर्रा है, ये तीनों ही पीर पंजाल रेंज है इसमें स्थित है। और जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है। शिवकीला, रोहतांग, बारालाचा दर्रा ये सभी हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वतमाला भारत के हिमालय प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्य साथ ही साथ POK पाक अधिकृत कश्मीर में फैली हुई है। इसका सर्वोच्च शिखर है वो इंद्रशन पर्वत हो जाएगा। पीर पंजाल है वो कौन सी हिमालय की रेंज है? लेसर हिमालय है, निचले हिमालय की श्रृंखला हो जाएगी। एशिया की सबसे गहरी घाटी कौन सी है? तो काली गंडकी जो सबसे गहरी घाटी एशिया की नेपाल में है, काली गंडकी घाटी है। आपको पूछ रहे भारत की सबसे
गहरी घाटी कौन सी है, तो अरकू वैली है जो आंध्र प्रदेश में है, भारत की सबसे गहरी। एशिया की सबसे गहरी काली गंडकी गॉर्ज हो जाएगी जो नेपाल में है। कांगड़ा वैली है, ये भारत की सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट वैली है भारत की कांगड़ा वैली जो हिमाचल प्रदेश में है। अब एक स्टूडेंट बताया कि जो चुई वैली है उसके बारे में था, तो ये किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की वैली हो जाएगी। कमेंट करना जिन भी कैंडिडेट का प्रथम शिफ्ट में था कि चुई वैली से क्या कोई सवाल था। नेक्स्ट में देखिएगा, पश्चिमी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, तो पश्चिमी तट पर आपको पूछा है वेस्ट कोस्ट पर भारत का नेचुरल जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो 3-4 बंदरगाह हैं जो नेचुरल है पश्चिमी तट के प्राकृतिक बंदरगाह में। कांडला है, मुंबई है, मरमुगांव, न्यू मंगलोर और कोचिनी, ये सभी वेस्ट कोस्ट के हैं और सभी ही नेचुरल पोर्ट हो जाएंगे। यदि आपको बात करें भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की, ये मुंबई है जो पश्चिमी तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है, तो ऑप्शन क्या था उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। पूर्वी तट के प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, प्रापदीप, कोलकाता, हल्दिया, ये पूर्वी तट के जो नेचुरल पोर्ट हो जाएंगे। सबसे अधिक बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में, महाराष्ट्र में। सेकंड सबसे अधिक है वो गुजरात में है। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह मैंने बताया मुंबई, कांडला, मैंगलोर, जेएनपीटी, मोरमुगाओ और कोचिन के बंदरगाह है। पूर्वी तट पर है चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और एनोर के बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इन्हें नहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट आपको पूछ रहे तो JN जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा, नहवा सेवा पोर्ट कह सकते हो। प्रादीप पोर्ट एग्जाम में पूछे सवाल है कहाँ पर है, तो ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में महानदी नदी के संगम पर स्थित है, पारादीप पोर्ट है ओडिशा में। कोलकाता पोर्ट भारत में एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह है, कोलकाता पोर्ट है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है और JNPT के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, इसका जो नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह किया गया था 2017 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम चेंज किस बंदरगाह का क्या है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जून 2020 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास से काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, जून 2020 में किया गया है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब हो गया, कोई भी भेदभाव न करके जो भी वयस्क हैं उनको वोट देने का अधिकार है, जैसे जाति, शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल, आर्थिक स्थिति है, किसी का के आधार पर भी वोट देंगे नहीं कि जो जाति का वो ही वोट देगा, इस प्रकार कोई भी भेदभाव न करके ये परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के जो वोट देने के स्वतंत्र अधिकार हैं वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। जिसका प्रयोग सर्वप्रथम है वो किस राज्य ने किया, तो मणिपुर ने किया है 1948 में। भारत में सबसे पहले 1950 में सार्वभौम मताधिकार का इस्तेमाल हुआ था जब उम्र थी 21 वर्ष थी वयस्क मताधिकार की, बाद में ये 18 वर्ष की गई थी। पुआंचई जो पोशाक है वो किस राज्य की महिला पहनती हैं, पुआंचई जो ड्रेस है पोशाक है ये मिजोरम की महिलाएं पहनती है, वो भी स्पेशल फेस्टिवल है। एग्जाम में सवाल आता है कि पावलकूट और चापचारकूट फेस्टिवल किस राज्य के, तो ये भी मिजोरम के हैं। इन्हीं उत्सवों पर जो वहाँ की महिलाएं हैं वो पुआंचई हैं, मिजो महिलाएं पुआंचई पोशाक पहनती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक हाल ही में किस राज्य में पारित हुआ है, तो धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक है जो लव जिहाद के खिलाफ कह सकते हो, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, ये मध्य प्रदेश में पारित हुआ है दिसंबर 2020 में। इसका अभी फाइनली ये पास तो मार्च में हुआ है, तो सवाल जो पूछा गया है जब लगभग करंट अफेयर से ये आपके जनवरी 2021 तक है, तो ये दिसंबर 2020 में आया था, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इस विधेयक में शादी या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। निम्न में से कौन सा ध्रुवीय अणु है, तो ध्रुवीय अणु के केस में आपके ऑप्शन था जल, H2O है ध्रुवीय, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड भी ध्रुवीय है, एथेनॉल भी ध्रुवीय है। ध्रुवीय अणु का मतलब है जो दो परमाणु एक सहसंयोजक बंधन में तो होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से वो साझा नहीं करते हैं। बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान के अधीन रहा था, 1947 से 1971 कह सकते, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था 26 मार्च 1971 को। विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण ये विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 16 दिसंबर। लेकिन जो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ है पाकिस्तान से वो 26 मार्च 1971 को हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा धातु का गुण है, तो धातु आपको पता है चमकीली होती हैं, उच्च घनत्व होता है, ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं, जैसे कि चांदी है जो सिल्वर है ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छा
चालक है, धातु आघात वर्धनीय होती है, तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब है कि वायर भी बना सकते हैं, किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की जो क्षमता है, जैसे धातु को खींचकर उससे तार बनाया जा सकता है। सोने में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है, क्योंकि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार है वो खींचा जा सकता है। उसके बाद धातुओं में मैंने बताया आघात वर्धनीय है, मतलब ये पीट पीट कर इसे चद्दर के रूप में भी ढाला जा सकता है। भूटान के प्रथम राजा कब बने थे, ये आपको पूछा, तो 1907 में बने थे। 17 दिसंबर 1907 को भूटान के प्रथम शासक हैं वो उगेन वांगचुक बने थे। 1907 से 1926 तक रहे थे। ये भूटान के प्रथम राजा, याद रखिएगा, नाम है उगेन वांगचुक। वर्तमान राजा जो 5वें राजा है भूटान के किंग है, इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। 2006 से ये कंटिन्यू है। जो 5वें राजा या फिर वर्तमान राजा हैं उगेन वांगचुक प्रथम थे, 1907 में बने थे। एक सवाल था कौन सा कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन आपको क्रीपर दे रखा था, तो क्रीपर आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का पहला ही वायरस है जिसको बॉब थॉमस ने 1971 में डेवलप किया था, ये क्रीपर वायरस हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। बाकी कंप्यूटर के प्रमुख वायरस में मॉरिसवर्म है, स्टक्सनट है, क्रिप्टनॉल लॉकर है, कॉन्फिगर है, ये सभी देख सकते हो, एसक्यूएल स्लैमर है, ये कंप्यूटर के ही वायरस हैं। 2020 IBM बायोकॉन अवार्ड है वो किस कंपनी को दिया गया है। 2020 IBM का जो बायोकॉन अवार्ड है ये विप्रो कंपनी को मिला है 5 मई 2020 को। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित हैं, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान हैं ये पटियाला घराने के हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के ये गायक थे। एक सवाल थ्योरी ऑफ फिस्कल पॉलिसी से था, एग्जैक्ट क्या सवाल था, राजकोषीय नीति से, आप कमेंट करके बताना। राजकोषीय नीति के 2 मुख्य आप कह सकते हो औजार हैं, एक तो कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन तथा विभिन्न मद्दों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन है। एक सवाल थोड़ा और डाउट है, तो 2 डाउटफुल सवाल है, बाकी 23 एग्जैक्ट सवाल बता दिए। एक यहाँ पर कुछ व्यंजक चूर्ण है या फिर व्यंजक से संबंधित सवाल पूछा गया है, जिसमें दे रखा था फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है। इसको कुछ रिएक्शन करा के किस प्रकार की रिएक्शन रहेगी जो व्यंजक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं घर में, तो ये एग्जैक्ट सवाल क्या था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिन भी कैंडिडेट को स्पष्ट रूप से याद है। बाकी व्यंजक चूर्ण बनाने की जो आधुनिक विधि है वो बेचमान विधि है, जिसके अंतर्गत जो शुष्क बुझा हुआ चूना आप देख सकते हो, बुझा हुआ चूना, जो शुष्क बुझा हुआ चूना है, इस पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है और वहां से व्यंजक चूर्ण जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, याद रखिएगा काफी बार एग्जाम आ जाता है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में और सूक्ष्म जीवों से मुक्त जल को करने के लिए रोगाणुरोधी पेयजल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। व्यंजक का मतलब क्या हो गया, नाम से स्पष्ट है कि रंग या फिर जो दाग धब्बे हैं इनको हटाना, यही हो जाएगा व्यंजक। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी PDF फाइल आपको डाउनलोड करनी है toptrainingGK.in वेबसाइट जरूर विजिट कर सकते हो। मिलते हैं सेकंड सेट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।